नमस्कार। आधुनिक विश्व के इतिहास में आपका स्वागत है। आज हम फ्रांस की क्रांति के प्रभावों के बारे में अध्ययन करेंगे और इन प्रभावों को दो भागों में बांटकर हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। आज हम प्रथम भाग के अंतर्गत फ्रांस की क्रांति के कुछ महत्वपूर्ण प्रभावों का अध्ययन करेंगे। जैसा कि हम पिछले चैप्टर्स में समझ चुके हैं कि फ्रांस की क्रांति क्यों हुई, उसके पीछे क्या आधारभूत कारण थे और फिर किस प्रकार से फ्रांस की क्रांति शुरू हुई और विभिन्न चरणों से होते हुए वो अपने अंजाम तक पहुंची। आज हम इस क्रांति के प्रभावों में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभावों का अध्ययन करेंगे कि इसने विश्व को कौन कौन से परिणाम दिए। तो फ्रांस की क्रांति एक ऐसी क्रांति थी जिसने एक अभूतपूर्व परिवर्तन फ्रांस में उत्पन्न किया और इसके परिणाम स्वरूप इस प्रकार की व्यवस्थाएं फ्रांस में बनी जो इससे पूर्व कभी भी नहीं थी। फ्रांस की क्रांति का मूल संदेश था स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्ववाद। ये ऐसे मूल्य थे जिनका उपयोग शाश्वत और स्वयं सिद्ध है और इसलिए चूँकि इसने मानव जगत के लिए इस प्रकार की व्यवस्थाएं की, इसलिए इसे फ्रांस की क्रांति को विश्व की महानतम क्रांतियों में माना जाता है। फ्रांस की क्रांति ने राजतंत्र को समाप्त किया, तो इस मायने में ये विध्वंसकारी थी, परंतु यह केवल विध्वंसकारी ही नहीं थी, इसमें सृजन के मूल्य भी छिपे हुए थे। इसने बहुत सारी ऐसी चीज़ों को नया रूप दिया जो इससे पूर्व में नहीं हुई थी। हालांकि इस क्रांति से सब कुछ अच्छा ही नहीं हुआ, कुछ ऐसी घटनाएं भी हुई जिनको हम किसी भी दृष्टि से उचित नहीं कह सकते। जैसा कि उदाहरण के लिए आतंक के राज के अंतर्गत अपने विरोधियों को समाप्त करने के लिए जो नरसंहार किया गया, वो फ्रांस की क्रांति का एक काला अध्याय है। फिर भी इस क्रांति ने बहुत सारे ऐसे परिवर्तन किए जो आगे जाकर मानव जगत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हुए। पहला जो प्रभाव इस क्रांति का हुआ वो था पुरातन व्यवस्था का अंत। हमने फ्रांस की क्रांति को समझते हुए पीछे पढ़ा है कि किस प्रकार से फ्रांस में राजतंत्र प्रचलित था और राजतंत्र भी निरंकुश था और फ्रांस एक ऐसी व्यवस्था पर निर्भर था जो वर्ग भेद पर आधारित थी, सामंतवादी व्यवस्था थी। इस व्यवस्था में बहुत सी ऐसी स्थितियां थी जैसे निरंकुश राजतंत्र, सामंती अनाचार, विशेषाधिकार प्राप्त कुलीन वर्ग और पादरी वर्ग, बहुसंख्यक जनता के ऊपर अल्पसंख्यक लोगों का शासन, एक ऐसा वर्ग जो अत्यधिक करों से त्रस्त था, तो दूसरी तरफ एक ऐसा वर्ग जो ऐश्वर्य का भोग करते हुए भी करों को देने के प्रति मुक्त था। तो एक प्रकार से एक तरफ विलासिता को ढोती हुई जनसंख्या और दूसरी तरफ अधिकार प्राप्त ऐसा वर्ग जो कर के रूप में नाम मात्र का भी धन फ्रांस की राजकोष में प्रदान नहीं करता था। इस क्रांति ने बहुत ही कम समय में पुरातन व्यवस्था की जड़ें हिला दी और उसे समाप्त कर दिया। राष्ट्रीय महासभा द्वारा टेनिस कोर्ट की जो शपथ ली गई थी 20 जून 1789 को,
वह एक प्रकार से इस पुरातन व्यवस्था को समाप्त करने के लिए एक संकल्प था। और बास्तिल के पतन के साथ 14 जुलाई 1789 में राजतंत्रात्मक निरंकुशता के पतन की शुरुआत कर दी गई। इसके बाद वर्साई की ओर फ्रांस की पेरिस की महिलाओं का जो प्रयाण किया गया, कूच किया गया अक्टूबर 1789 में, और उसके बाद फ्रांस का राजा और रानी एक प्रकार से फ्रांस की जनता का कैदी बनकर रह गया और ये राजतंत्र जनता के सामने झुक गया। और उसके बाद अगस्त 1789 में राष्ट्रीय सभा के द्वारा सामंती अधिकारों की समाप्ति की जो घोषणा की गई, उससे फ्रांस में सामंतवाद, दास प्रथा, सामाजिक वर्गों के जो विशेष अधिकार उनको प्राप्त थे वो सारे के सारे समाप्त कर दिए गए। और इसी के साथ राष्ट्रीय महासभा के द्वारा धर्म के नाम पर लिए जाने वाले कर, जिसे हम टाइथ के नाम से जानते हैं, उसको भी समाप्त कर दिया गया। और ये एक प्रकार से पुरातन व्यवस्था का अंत था। इसके बाद राष्ट्रीय महासभा द्वारा मनुष्य एवं नागरिकों के अधिकारों की घोषणा करके सभी मनुष्यों को व्यक्तिगत स्वतंत्रता और समानता के अधिकार को मान्यता प्रदान कर दी गई। पादरियों के लिए एक जो नया संविधान लागू किया गया था, उससे धर्म के ऊपर राज्य का अधिकार स्थापित कर दिया गया। और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इस क्रांति के दौरान जितने भी कार्य, चाहे वो राष्ट्रीय महासभा के द्वारा लिए गए हों, चाहे राष्ट्रीय सम्मेलन के द्वारा लिए गए हैं, उन्होंने उस पुरातन व्यवस्था को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो इस क्रांति के दौरान जो कार्य किए गए, उसमें न केवल फ्रांस की पुरातन व्यवस्था समाप्त हुई, बल्कि बहुत सारे परिवर्तन किए गए। इसलिए प्रसिद्ध विद्वान हेज ने लिखा है कि इतने ज़बरदस्त विध्वंस का कार्य इतने कम समय में विधायकों की किसी अन्य संस्था के द्वारा नहीं किए गए जितने फ्रांस में किए गए। विधान निर्मात्री सभा ने फ्रांस में राजतंत्र की पूर्ण समाप्ति कर दी और उसके बाद राष्ट्रीय सम्मेलन ने फ्रांस में प्रथम गणतंत्र को स्थापित कर दिया। लुईस 16 को मृत्युदंड दिया गया और उनके साथ ही मृत्युदंड के साथ ही फ्रांस की पुरातन व्यवस्था भी समाप्त प्राय हो गई। तो इस प्रकार फ्रांस की क्रांति का ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव था, जो राजतंत्र की समाप्ति के रूप में वैश्विक असर पैदा करने वाला भी था। तो हम कह सकते हैं कि इसने न केवल फ्रांस के अंदर बल्कि फ्रांस से बाहर भी पुरातन व्यवस्थाओं को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। फ्रांस की क्रांति का दूसरा महत्वपूर्ण प्रभाव था लोकतंत्र का प्रसार करना। ये एक बहुत ही प्रभावकारी और महत्वपूर्ण देन थी फ्रांस की क्रांति की। राष्ट्रीय महासभा ने 27 अगस्त 1789 ईस्वी में मनुष्य एवं नागरिकों के अधिकारों की जो घोषणा की गई थी, उसमें सभी मनुष्यों को अधिकारों की दृष्टि से स्वतंत्र और समान माना और ये भी माना कि स्वतंत्रता, व्यक्तिगत संपत्ति, सुरक्षा तथा अत्याचार का विरोध ये मनुष्य के नैसर्गिक अधिकार हैं तथा इन्हें विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी मनुष्य के लिए बेशकीमती अधिकारों में से एक है। जहाँ तक लोकतंत्र की स्थापना का प्रश्न है, फ्रांस के प्रथम लिखित संविधान जो 1791 में लागू हुआ,
उसमें हालांकि फ्रांस के नागरिकों को, सभी नागरिकों को मतदान का अधिकार नहीं दिया गया था, परंतु फिर भी इसमें मनुष्य की व्यक्तिगत स्वतंत्रता के सिद्धांत को स्वीकार किया गया था। आगे जाकर विधान निर्मात्री सभा ने राष्ट्रीय सम्मेलन के चुनाव में फ्रांस के सभी नागरिकों को मतदान के अधिकार प्रदान किए गए, जिसके कारण बाद में फ्रांस में प्रथम गणतंत्र की स्थापना हुई 1793 ईस्वी में। और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इस क्रांति ने एक राजतंत्रात्मक व्यवस्था को समाप्त करके एक नई व्यवस्था, लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना की। इसी कारण बहुत सारे विद्वानों ने लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित करने के कारण इस क्रांति की प्रशंसा की है। जॉर्ज लेफेब्रे के अनुसार फ्रांस की क्रांति ने एक गणतंत्र को स्थापित नहीं किया, बल्कि इसने सार्वजनिक मताधिकार की भी वकालत की। यह एक प्रकार से प्रजातंत्र की बहुत बड़ी विजय थी। हालांकि गणतंत्र की अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना और इसको बनाए रखने के लिए आगे जाकर बहुत कुछ किया जाना शेष था, परंतु फिर भी यह एक ऐसा विचार था जो आगे जाकर विश्व के अनेक देशों में फैला, और इसलिए हम कह सकते हैं कि लोकतंत्र का प्रसार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की स्थापना फ्रांस की क्रांति का एक और बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव या परिणाम था। फ्रांस की क्रांति का तीसरा महत्वपूर्ण जो प्रभाव था वो था स्वतंत्रता, समानता एवं भ्रातृत्व की भावना का प्रसार। यह एक प्रकार से फ्रांस की क्रांति का मुख्य नारा ही बन गया था, और इसमें फ्रांस के सभी लोगों को स्वतंत्रता का और समानता का अधिकार प्रदान किया गया। राष्ट्रीय महासभा के द्वारा मनुष्यों की एवं नागरिकों के अधिकारों की जो घोषणा की गई थी 27 अगस्त 1789 को, उसके द्वारा जो मुख्य ध्येय वाक्य था फ्रांस की क्रांति का, उसको स्वीकार करते हुए मनुष्य की व्यक्तिगत स्वतंत्रता एवं समानता के अधिकार को मान्यता दी गई। साथ ही इस बात की भावना का भी प्रसार किया गया कि फ्रांस के सभी लोग एक हैं, वो आपस में भाई हैं, उन्हें किसी भी प्रकार के वर्ग संघर्ष में पड़कर लड़ने और झगड़ने की ज़रूरत नहीं है। तो ये फ्रांस की क्रांति का महत्वपूर्ण प्रभाव या परिणाम था, क्योंकि इससे पहले व्यक्तिगत स्वतंत्रता जैसी कोई चीज़ नहीं थी। सामंतीय अधिकारों के सामने व्यक्ति की स्वतंत्रता, व्यक्तियों की समानता और उनमें भ्रातृत्व की भावना का प्रसार जैसी बातें एक आश्चर्य और कपोलकल्पित परिकल्पनाएं ही नज़र आती थी, परंतु फ्रांस की क्रांति ने इन्हें न केवल साकार रूप दिया बल्कि बड़ी मजबूती से स्थापित भी किया। राष्ट्रीयता की भावना का प्रसार फ्रांस की क्रांति का एक और महत्वपूर्ण परिणाम या योगदान था। इतिहासकार स्वेन ने राष्ट्रीयता की भावना के प्रसार के योगदान को स्वीकार करते हुए माना है कि एक गतिमान राष्ट्रवाद
अपने आधुनिक स्वरूप में फ्रांस की क्रांति से ही उत्पन्न हुआ। फ्रांस की क्रांति के समय बास्तिल का पतन 14 जुलाई 1789 ईस्वी में हुआ। उसने फ्रांस के लिए एक महान राष्ट्रीय उत्सव का अवदान प्रदान किया। फ्रांस की क्रांति ने परंपरागत व्यवस्था, जिसमें शासक की और सामंत की आस्था प्रधान थी, उसके स्थान पर राष्ट्र की आस्था को जन्म दिया। ये एक प्रकार से बहुत बड़ा परिवर्तन था। राष्ट्रीय महासभा के घोषणा के साथ ही फ्रांस में राष्ट्रवाद का जो विचार था वह जड़ पकड़ने लगा था, मजबूत होने लगा था, और आगे जाकर राष्ट्रीय महासभा के द्वारा 27 अगस्त 1789 ईस्वी में मनुष्य एवं नागरिकों के अधिकारों की जो घोषणा की गई थी, उसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया था कि संप्रभुता का स्रोत राष्ट्र में निहित है। इसका मतलब है कि राष्ट्र प्रथम है, राष्ट्र में ही संप्रभुता है, न कि राजा में। इसके बाद से फ्रांस में जितने भी कार्य किए गए, खासकर क्रांति के समय भी, उसमें राष्ट्रीय उद्देश्य को प्रथम रखा गया। इसी कारण राष्ट्रीय शिक्षा, राष्ट्रीय सेना तथा राष्ट्रभक्ति के उत्सवों की अवधारणा को जन्म दिया गया, और फ्रांस में और वहाँ के नागरिकों में राष्ट्रीय एकता का भाव जागृत हुआ। आगे आने वाले कई वर्षों में राष्ट्रवाद की अवधारणा ने विश्व के इतिहास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हालांकि इस राष्ट्रवादी भावना ने आगे जाकर उग्र राष्ट्रवाद के रूप में एक नकारात्मक प्रभाव भी पैदा किया, परंतु फिर भी हम मान सकते हैं कि एक राष्ट्रवाद के सर्जन ने फ्रांस की उन्नति में महत्वपूर्ण परिणाम पैदा किए। फ्रांस की क्रांति ने आर्थिक परिवर्तन भी बड़े स्तर पर किया, और ये भी उसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका या प्रभाव या परिणाम हम मान सकते हैं। इस क्रांति से पूर्व के जो आर्थिक परिदृश्य था, आर्थिक व्यवस्था थी, उसको बड़े स्तर पर हम कह सकते हैं कि आमूल चूल तरीके से परिवर्तित कर दिया, और यह किसानों, मजदूरों तथा मध्यम वर्ग के लिए एक सुखद परिवर्तन के रूप में सामने आया। इस आर्थिक परिवर्तन का किसानों और मध्यम वर्ग को अत्यधिक लाभ हुआ। सामंती एवं चर्च के अधिकार की जो भूमि थी, उस भूमि को इस क्रांति के द्वारा मुक्त कर दिया गया, और उसका एक बड़ा हिस्सा किसानों और मध्यम वर्ग को प्राप्त हुआ। किसान जो उसके ऊपर अनेक प्रकार के शुल्क उस समय लगाए गए थे, क्रांति से पूर्व लगाए हुए थे, जैसे सामंती अधिकार, सामंती शुल्क, बेगार आदि से मुक्त हो गए, और इसके कारण फ्रांस के किसान आर्थिक रूप से अधिक मजबूत हुए। बहुत सारी नई भूमि कृषि योग्य बना देने से भी आर्थिक उन्नति फ्रांस की हुई, और इसके परिणाम स्वरूप फ्रांस के किसानों ने बड़े उत्साह के साथ कृषि क्रम में भाग लिया, कृषि के कर्म में भाग लिया। इसके कारण फ्रांस की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी हुई, और किसानों ने भी एक प्रकार से चैन की सांस ली। इसी कारण क्रोपोटकिन नामक
फ्रेंच इतिहासकार ने ठीक ही लिखा है कि शताब्दियों के बाद पहली बार फ्रांस के कृषकों ने भरपेट भोजन किया, अपनी कमर सीधी की तथा कुछ बोलने का साहस किया। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि फ्रांस की क्रांति के कारण किसानों को बहुत अधिक लाभ हुआ और आगे जाकर इस लाभ का फ़ायदा फ्रांस को भी संपन्नतम देश के रूप में परिवर्तित होने में मिला। क्रांति के पश्चात फ्रांस के मध्यम वर्ग ने व्यापार और वाणिज्य के विकास को प्रोत्साहित किया और इस कारण उन्हें भी खूब फायदा हुआ। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि फ्रांस की क्रांति ने आर्थिक रूप से किसानों, मजदूरों और मध्यम वर्ग को फ़ायदा पहुंचाया और उसने पुरातन व्यवस्था को आमूलचूल रूप से परिवर्तित कर दिया। तो आशा है आज हमने फ्रांस की क्रांति के जो 5 परिणाम या प्रभाव पड़े हैं उसे समझने में आप सक्षम रहे होंगे, आप समझ पाए होंगे। अगले चैप्टर में हम कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रभावों का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।